नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस अल्फा क्लीवेज। देखो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन काफी डिटेल में बात करेंगे कि नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके दौरान कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकते हैं, किस किस टाइप्स का प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, किस कंडीशन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। साथ के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और कुछ और भी अदर क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करके देखेंगे। इस लेक्चर्स को देखने के बाद सिंगल डाउट्स भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से यहाँ पर लेकर मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पर चलेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये एक कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया, अभी मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पर सिमेट्रिक लिया है, मतलब इसमें दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। बाद में बात करेंगे हम कि दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना। इसको हमने फोटोकेमिकली सबसे पहले ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद यहाँ पर अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है, लेकिन अल्फा बॉन्ड क्लीवेज से पहले क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो जैसे आप इसको फोटोकेमिकली ट्रीट करोगे, सबसे पहले यहाँ पर N to pi स्टार ट्रांजिशंस होता है। क्या होता है? N to pi स्टार ट्रांजिशंस, ये यहाँ पर हो गया। N to pi स्टार ट्रांजिशंस के कारण ये एक्साइटेड हो जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये एक्साइटेड हो गया और यहाँ पर ये सिंगलेट स्टेट के अंदर चला जाता है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट, ये क्या हो गए? एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ध्यान देना ये भी सिंगलेट स्टेट है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ISC होता है, ISC का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। ISC के द्वारा ये जो सिंगलेट स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O R स्टार, यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट इसकी बन गए, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या बन गया भाई? ट्रिपलेट स्टेट। अब इस ट्रिपलेट स्टेट में फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस, समझ में आ रहा है ना। फोटोलिसिस के दौरान यहाँ पर अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है और यहाँ पर रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो RC डबल बॉन्ड O ये, और यहाँ पर हो गया रेडिकल प्लस R रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। अभी दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, आपकी मर्जी हो तो बॉन्ड को आप इधर से तोड़ दो, इधर से तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज करो अगर दोनों तरफ से डिफरेंट बॉन्ड होता, इधर का एल्किल अलग होता, इधर का एल्किल अलग होता, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल्स बनाना होता है। क्या बनाते हैं? मोर स्टेबल फ्री रेडिकल्स, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, चाहे यहाँ पर आप कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लो जिसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है, ध्यान देना, नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस वाला कोई से कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लो, ठीक है ना। सबसे पहले उसमें N to pi स्टार ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट स्टेट ISC की तरह ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद इसमें फोटोलिसिस होगा। ये प्रोसेस तो कॉमन है नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इन रेडिकल्स का, आगे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम काफी डिटेल में आगे बात करेंगे, समझ में आ रहा है ना। पहले इन पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद आगे की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। देखो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस में क्या होता है, देखो समझना, N to pi स्टार ट्रांजिशंस होता है, N to pi स्टार ट्रांजिशंस, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये क्या है? अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, फोटोलिसिस, यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्फा बॉन्ड है ना, देखो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। तो नेक्स्ट यहाँ पर होता है अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अभी यहाँ पर दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप बिल्कुल सेम है, इसलिए आप बॉन्ड को इधर से भी तोड़ सकते थे, इधर से भी तोड़ सकते थे। लेकिन सपोज करो दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते तो आपको क्या करना है? अल्फा बॉन्ड क्लीवेज उस साइड से आपको करवाना होता जिधर अल्फा बॉन्ड होने से मोर स्टेबल फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होता। ध्यान देना, किधर से कराते हैं? जिधर अल्फा बॉन्ड क्लीवेज के बाद मोर स्टेबल फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होता। तो अभी तो किधर से भी करा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंट होने पर क्या होता है? उधर से बॉन्ड क्लीवेज करवाना होता जिधर से मोर स्टेबल फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होता, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यूरिंग द अल्फा बॉन्ड क्लीवेज
मोर स्टेबल कार्बन फिर रेडिकल, कार्बन फिर रेडिकल, फिर एक रेडिकल, फिर रेडिकल शुड बी फॉर्म्ड। मोर स्टेबल कार्बन फिर रेडिकल बनना चाहिए किसमें? इन केस ऑफ डिफरेंट कार्बन, इन केस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान देना यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन डिफरेंट होते, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते तो उस कंडीशन में कार्बोनिल होता है एसिमेट्रिक, फिर उस कंडीशन में आपको मोर स्टेबल फिर रेडिकल्स यहाँ पर बनाना होता है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान देना, जैसे इस केस की बात करी तो यहाँ पर तो क्या हो गया भाई, किधर से भी बॉन्ड तोड़ दो आप, एच न्यू बॉन्ड इधर से तोड़ दिया, चाहे इधर से तोड़ दे की बात है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये रेडिकल्स यहाँ पर बना। ठीक है ना? लेकिन अगर केस ऐसा होता, देखो समझने की कोशिश करना, जैसे मान के चलो ये केस होता, जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पर CH3, ये होता। तो देखो उस कंडीशन में हमको पता है कि इधर से मोर स्टेबल रेडिकल्स बनेगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज इधर से होगा। देखो ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल ये आएगा, प्लस CH3, CH रेडिकल CH3, ये रेडिकल यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप इधर से बॉन्ड तोड़ते तो CH3 रेडिकल बनता, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे मान के चलो ये केस होता CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है ना? तो बॉन्ड इधर से टूटता, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि इधर से बॉन्ड तोड़ोगे तो रेडिकल्स यहाँ पर बनेगा CH3 रेडिकल्स, इधर से बॉन्ड तोड़ोगे तो रेडिकल्स यहाँ पर आएगा। जैसे अल्फा एच यहाँ पर बढ़ेंगे, अल्फा एच बढ़ने के साथ आपको पता है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज किधर से होगा, इधर से होगा। तो यहाँ पर ये बनेगा, देखो CH3, CH2, ये रेडिकल्स प्लस रेडिकल्स यहाँ पर आएगा। देखो C डबल बॉन्ड O, CH3। ये अभी केवल अपन ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अल्फा बॉन्ड किधर से तोड़ना है, इन रेडिकल्स का आगे क्या होता है उसकी बात मैं भी नहीं कर रहा, वो समझाऊंगा आगे, एक्सप्लेन करूंगा आगे इन रेडिकल्स का क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? तो करने का मतलब अल्फा बॉन्ड क्लीवेज आपको इस प्रकार से करवाना है कि मोर स्टेबल फिर रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो। अपन को पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स की बात करेंगे तो देखो अपन को पता है कि बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बेंजाइलिक, फिर बात कर सकते हैं एलाइलिक, फिर बात कर सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रेडिकल्स। इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी का बेसिक ऑर्डर होता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि अल्फा बॉन्ड क्लीवेज आपको किस तरह से करवाना है। अब अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होने के, अच्छा यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक्चुअली क्या कि फोटोलिसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का फोटोलिसिस यहाँ पर होता है, जिससे रेडिकल जनरेट होता है, फिर आगे इन रेडिकल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, आगे रेडिकल्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होते हैं बात करेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं फोटोलिसिस, यही लिख देता हूँ। देखो फोटोलिसिस नॉरिश टाइप फर्स्ट क्या है, फोटोलिसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फोटोलिसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन से एक्चुअली क्या है, फोटोलिसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। आगे अब अपन को क्या देखना है कि यहाँ पर जो रेडिकल्स बनेंगे, इन रेडिकल्स में क्या होगा, किस किस टाइप की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होगी। समझ में आ रहा है? और कब किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। इसको मिटा दो भाई, यहाँ तक पहले मिटा दो ना, कोई डाउट तो नहीं आता, मिटा दो कंप्लीट। चलो देखो इधर, अब देखो आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर एक एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले से एग्जांपल को यहाँ पर लेते हैं। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ध्यान देना, हमको पता है कि जैसे इसको आप फोटोकेमिकली ट्रीट करोगे तो सब कॉमन हो गया कि पहले तो एन टू पी स्टार ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, ISC होगा, फिर वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगी, फोटोलिसिस होगा, रेडिकल्स बनेंगे, वो सब अपन को पता है। और रेडिकल्स कौन सा बनेगा, मोर स्टेबल। अगर दोनों तरफ डिफरेंट है, दोनों तरफ सेम है तो आप बॉन्ड किधर से भी तोड़ सकते हो। मैं बॉन्ड अभी इधर से तोड़ देता हूँ, तो अल्फा क्लीवेज यहाँ पर हो गया। तो ये तो कॉमन हो गया, ये तो सभी के अंदर होना ही है, इसलिए इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ अल्फा क्लीवेज।
है ना। सभी स्टेप्स को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा क्लीवेज। ये यहाँ पर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर रेडिकल्स आ गया, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब यहाँ पर जो रेडिकल्स बना है इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बेसिकली अपन किसकी बात करनी है, समझ में आ रहा है? इसका यहाँ पर क्या होगा ये अपन को देखना है। यहाँ पर देखो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज क्या है देखो समझना। यहाँ पर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैसे पॉसिबिलिटीज ए। देखो ऐसा हो सकता है कि यहां से ये बॉन्ड, ऐसा हो सकता है कि यहां से बॉन्ड टूट जाए, इसको ए से मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर ये CO बाहर निकल जाए या -CO, और यहां पर रेडिकल्स आ जाए, ये रेडिकल्स, ये, और ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाए, कंबाइंड होकर यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाए। इसको आप कैसे भी लिख दो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा हो जाए, इसको अपन बोलेंगे डीकार्बोनाइलेशन। इसको क्या बोलेंगे? डीकार्बोनाइलेशन, या मैं कह दो लॉस ऑफ CO, तो ये हो गया डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन या फिर लॉस ऑफ CO आप यहां पर बोल सकते हैं, लॉस ऑफ CO। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहां पर ऐसा हो जाए कि यहां से ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटने के बाद CO बाहर निकले, जो डाई रेडिकल्स बनेगा वो आगे इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है उसके बारे में बात करें। देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर चला जाए, यहाँ से यहाँ पर, यह हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाए यहाँ से। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक रेडिकल यहाँ पर आएगा, दूसरा रेडिकल से आएगा, जो H रेडिकल बनेगा वो तो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर होगा। देखिए C डबल बॉन्ड O, H रेडिकल यहाँ से यहाँ पर चला गया, ये हो गया। और देखो ध्यान देना यहाँ पर ऑलरेडी रेडिकल्स है ही सही, ये जैसे H रेडिकल यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर रेडिकल आएगा ये, और ये जो डाई रेडिकल सब यहाँ पर बनेगा, ये तो समझ में आ गया ना, इन दोनों रेडिकल्स के बीच यहाँ पर बॉन्ड बन जाइए। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये क्या है, बॉन्ड बनने के बाद यहाँ का रेडिकल खत्म, यहाँ का रेडिकल खत्म। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, इसको आप ऐसे लिख दो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो यहाँ पर ये लिख दो 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर लगा दो। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है ना। इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये B हो गया, यहीं पर मेंशन कर देता हूं, ये B, ये B। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, देखो ध्यान देना, ये इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, C से, और ये जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो हाइड्रोजन यहां पर चला जाए इस बार, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया यहाँ पर पाथ C। उस कंडीशन में क्या होगा देखो समझने की कोशिश करना, पहले मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। देखो ध्यान देना, जैसे ये H रेडिकल यहाँ से निकलेगा, H रेडिकल से यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर रेडिकल आएगा, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर ऑलरेडी रेडिकल है इस साइड, तो इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है। H रेडिकल यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर जैसे H रेडिकल जाएगा तो यहाँ का रेडिकल खत्म होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर केटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, जैसे देखो ये हो गया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ये 1 2 कार्बन, ये ठीक है। आगे 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं, तो ये आगे हो गया CH, इस तरह से लिख देता हूँ 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये यहाँ पर केटीन का फॉर्मेशन हो गया, केटीन, ठीक है ना। तो करने का मतलब यहाँ पर जो डाई रेडिकल बनेगा, यहाँ पर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है। इसमें डीकार्बोनाइलेशन हो सकता है, इसके अंदर B पाथ से प्रोसेस हो सकता है, ये
एल्किन का फॉर्मेशन हो सकता है, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर केटिन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आपको ये डिसाइड यहाँ पर करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, मतलब कब तो ये बनेगा, डिकार्बोनाइलेशन होगा, कब ये होगा और कब ये होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कंडीशन क्या ली है और साथ में यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में जो केटोन्स है वो कौन सा केटोन है, ठीक है ना। बेसिकली ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, मेजर ये होगा या फिर ये होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो कंडीशंस की बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो कंडीशंस यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, कंडीशंस देखो समझना क्या कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहली बात, देखो अगर आपको यहां पर दे रखा है फोटॉन्स एच न्यू, केवल फोटॉन्स आपको दे रखा है, यहां आपको दे रखा है फोटॉन्स एच न्यू और वेपर फेज। ध्यान देना क्या बोला, या तो आपको दे दे केवल फोटॉन्स, या आपको फोटॉन्स के साथ वेपर फेज दे दिया, या फिर आपको यहां पर दे दिया, देखो ध्यान देना, फोटॉन्स के साथ लिक्विड फेज आपको दे दी, लिक्विड फेज। इसको चलो अलग से मैं लिखूंगा यहां पर। देखो ये सबसे पहला केस दिया आपको फोटॉन्स या फोटॉन्स के साथ वेपर फेज दे दे, तो आपको डिकार्बोनाइलेशन करवाना है। आपको क्या करवाना है, डिकार्बोनाइलेशन आपको करवाना है। दूसरी कंडीशन यहां पर बताओ, देखो आपको क्या दे रखा है, फोटॉन्स के साथ क्या दे रखा है, लिक्विड फेज। या फिर आपको दे रखा है, देखो फोटॉन्स, यहां पर लिख देते फोटॉन्स के साथ दे रखा है आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान देना, आपको फोटॉन्स के साथ लिक्विड फेज दे रखी है, या फोटॉन्स के साथ आपको दे रखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल इज फाउंड, एंड हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल्स लाइक बेंजाइलिक, एलाइलिक या फिर 3 डिग्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड। यहां पर इसको मिटा दो, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, यहां से अपन को आगे का देखना है, इसको मिटा देता हूं। देखो यहाँ पर लिखा है फोटॉन्स के साथ लिक्विड फेज दे रखी है, या फोटॉन्स के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, और साथ में देखो लिखा है एंड हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल्स लाइक बेंजाइलिक, एलाइलिक या 3 डिग्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, एट बोथ साइड। इसका क्या मतलब है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये बोथ साइड। तो इस कंडीशन में भी डिकार्बोनाइलेशन होगा। देखो यहां पर आगे लिखना डिकार्बोनाइलेशन, ये होगा। डिकार्बोनाइलेशन 2 कंडीशन में होगा। देखो एक तो कंडीशन हो गई यहां पर क्या है कि फोटॉन्स आपको दे रखा है डायरेक्ट फोटॉन्स दोगे तो उसको आप बाय डिफॉल्ट वेपर फेज ही कंसीडर करोगे, मतलब फोटॉन्स के साथ वेपर फेज दे रखी है, डायरेक्ट आपको फोटॉन्स ही दे रखा है, कोई वेपर फेज नहीं दे रखे तो भी आप उसको वेपर फेज काउंट करोगे और आपको डिकार्बोनाइलेशन कराना है। डिकार्बोनाइलेशन के लिए दूसरी कंडीशन है कि आपको फोटॉन्स के साथ लिक्विड फेज दे रखी है, या फोटॉन्स के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान देना नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल्स लाइक जैसे बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, 3 डिग्री रेडिकल्स हो, ये बनना चाहिए। देखो एट बोथ साइड का मतलब है कि आपने इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज किया, बॉन्ड आपने इधर से तोड़ा, बॉन्ड आप इधर से तोड़ दो, यहाँ पर जो ये रेडिकल्स बनेगा आर डैश रेडिकल, ये भी हाईली स्टेबल होना चाहिए, मतलब बेंजाइलिक, एलाइलिक या 3 डिग्री, ये भी हाईली स्टेबल रेडिकल्स होना चाहिए।
दोनों हाईली स्टेबल है तो इस CO को आप यहाँ से बाहर निकाल दो, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, डी मतलब डिकार्बोनाइलेशन ही होगा। किसमें? लिक्विड फेज में भी, लिक्विड फेज में डिकार्बोनाइलेशन होगा, लेकिन दोनों रेडिकल्स क्या होने चाहिए? हाईली स्टेबल होना चाहिए। अगर दोनों रेडिकल्स हाईली स्टेबल नहीं है, मतलब इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करे, तो फिर लिक्विड फेज में डिकार्बोनाइलेशन कुल मिलाकर नहीं होगा। तो डिकार्बोनाइलेशन के लिए क्या कंडीशन है, मतलब ये वाला प्रोसेस कब होगा, समझ में आ गया होगा। या तो आपको वेपर फेज दे रखी है, या फिर कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा तो उसको बाय डिफॉल्ट आप वेपर फेज ही काउंट करोगे, डिकार्बोनाइलेशन आपको करवाना है। दूसरी बात क्या है कि आपको लिक्विड फेज दे दी या फिर फोटॉन्स के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया, लेकिन इधर और इधर दोनों तरफ बनने वाले रेडिकल्स हाईली स्टेबल हो तो भी आपको डिकार्बोनाइलेशन ही यहाँ पर करवाना है। मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है क्या? इसको हटा दो, हटा दो ना इसको, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। तो डिकार्बोनाइलेशन के लिए क्या कंडीशंस है, डिकार्बोनाइलेशन आपको कब करवाना है, मेरे हिसाब से आपके ये अच्छी तरह से क्लियर अब हो गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपन। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको दे रखा है फोटॉन्स के साथ, फोटॉन्स के साथ पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, फोटॉन्स के साथ क्या दे रखा है? पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, या पोलर फेज अपन बोल सकते हैं, फोटॉन्स पोलर फेज, पोलर फेज। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल्स हो गया, एटसेट्रा। तो उस कंडीशन में आपको केटिन का फॉर्मेशन करना है, मतलब फिर ये प्रोसेस होगा, केटिन्स बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो केटिन इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पर केटिन तो बन जाएगा, लेकिन केटिन के आगे भी रिएक्शन कराने, क्योंकि ये केटिन किसकी प्रेजेंस में बनेगा? पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो आगे केटिन की रिएक्शन करानी है आपको, किससे? सॉल्वेंट के साथ। आगे केटिन की रिएक्शन सॉल्वेंट के साथ आपको करवानी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर केटिन की रिएक्शन करानी है। तो केटिन इज फॉर्म्ड एंड केटिन फर्दर react with polar solvent। तो यहाँ पर इस कंडीशन में कीटिन बनेगा, जो कीटिन बनेगा वो पोलर सॉल्वेंट के साथ आगे रिएक्शन करेगा। तो ये कब होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसको भी मिटा देता हूँ मैं, मिटा दो ना, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर कीटिन भी आपकी समझ में आएगा, डिकार्बोनाइलेशन कब होगा ये भी आपकी समझ में आ गया। अब देखते हैं ये कब होगा, ये इसकी बात करें, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, देखो ध्यान देना, HNO और यहाँ पर हमने लिख दिया लिक्विड फेज, HNO हो लिक्विड फेज हो, ठीक है। या फिर यूँ लिख सकते हो HNO और नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो बट मोर स्टेबल फिर रेडिकल मोर स्टेबल फिर रेडिकल शुड नॉट बी फॉर्म्ड एट बोथ साइड, ठीक है ना। ध्यान देना, HNO के साथ आपको लिक्विड फेज दे रखी है, HNO के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, लेकिन कंडीशन है बट मोर स्टेबल फिर रेडिकल शुड नॉट बी फॉर्म्ड एट बोथ साइड। दोनों साइड में नहीं बनना चाहिए, मतलब एक साइड बन रहा हो और एक साइड नहीं बन रहा हो, मोर स्टेबल तो चलेगा, दोनों साइड में नहीं बनना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? दोनों साइड में मोर स्टेबल फिर रेडिकल नहीं बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में यहाँ पर आपको करना है एल्केन और कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना है। देखो एल्केन एंड कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। इस कंडीशन में एल्केन और एल्डिहाइड, मतलब ये ऐसे लिखा है क्योंकि अभी यहाँ पर क्या कि ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांसफर हो रहा है इस तरह से। लेकिन सपोज करो कि ये इस तरह से होता है,
समझ में आ रहा है ना, ये रेडिकल अलग होता है, ये रेडिकल से अलग होता, तो उस कंडीशन में कुल मिलाकर ये अलग बनता, ये अलग बनता। समझ में आ रहा है ना, इसलिए अपन यहाँ पर एल्किन और एल्डिहाइड लिख दिया ये। अब समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 3 तरह के केस अपन यहाँ पर देखे, कौन कौन से। अगर पोलर फेज दे रहे, सॉरी, अगर आपको वेपर फेज दे रखी है, ठीक है, या फिर मैं कह दूं आपको डायरेक्ट फोटोन्स दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको डिकार्बोनाइलेशन करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई लिक्विड फेज दे दी, ठीक है ना, और दोनों तरफ हाईली स्टेबल हाईली स्टेबल फिर रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी आपको डिकार्बोनाइलेशन ही करवाना है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको कोई पोलर सॉल्वेंट दे दिया तो आपको केटिन का फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यह कि अगर दोनों तरफ मोर स्टेबल हाईली स्टेबल कार्बन फिर रेडिकल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, एक तरफ है एक तरफ नहीं है, या दोनों तरफ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको लिक्विड स्टेट में एल्किन और एल्डिहाइड बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर हम बाकी एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको मिटा दो कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं ना, मिटा दो ना। चलो देखते हैं अब कंडीशंस के साथ रिएक्शंस अपन यहाँ पर देखेंगे, ताकि सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेकर ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान के चलो ये केस है, ये C डबल बॉन्ड O। अब देखो सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिया डायरेक्ट फोटॉन्स, ठीक है ना, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना, आपको ये यहाँ पर बनाना है C डबल बॉन्ड O, रेडिकल्स यहाँ पर, रेडिकल्स यहाँ पर। उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब आपको कुछ नहीं दिया ना, इसको आप वेपर फेज मानोगे और आपको डिकार्बोनाइलेशन करवाना है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, ये -CO और यहाँ पर रेडिकल, ये रेडिकल, दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है। आपको इस तरह से दे रखा है, जैसे मान के चले ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देखो H न्यू, यहां पर आपको दे दिया वेपर फेज, सेम प्रोसेस आपको करना है। यही केस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पहले ये रेडिकल से बनेगा, ठीक है ना, ये उसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां से CO बाहर निकलेगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। तो करने का मतलब है कि डायरेक्ट ऐसे दे या ऐसे दे, ये केस होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट केस क्या है, जैसे ये आपको दे दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फोटॉन्स। अब आपको दे दिया यहाँ पर जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट, या डायरेक्ट दे दिया लिक्विड फेज। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये रेडिकल तो बनेगा ही सही, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब यहाँ पर एल्किन बनेगी, देखो ये यहाँ से आपको तोड़ना है, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ये, देखो यहाँ से रेडिकल निकलते यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड O H 1 2 3 4 5 और ये 6, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जैसे मान के चलो ये आपको दे दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, H न्यू, यहाँ पर देखिए लिक्विड फेज हो सकती है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे N हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा, इस तरह से यहाँ पर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, इसकी बात करें, यहाँ पर आपको कोई पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, सपोज करो जैसे ROH आपको दे दिया। समझ में आ रहा है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो यही होगा अल्फा बॉन्ड क्लीवेज और ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर केटिन का फॉर्मेशन होगा, तो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, सॉरी यहाँ से यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर रेडिकल आएगा तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन
ये कीटीन बने। अब ये जो कीटीन है आगे इस पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखो ध्यान में पोलर सॉल्वेंट क्या है, ROH। कीटीन के रिएक्शन कैसे होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देता हूँ, ये नोट कर रखा है ना। देखो जब कीटीन की रिएक्शन आप कराते हो तो क्या होता है, देखो जैसे ये कीटीन RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जब भी कीटीन की रिएक्शन आप कराओगे तो भाई यहाँ तो जोड़ो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ तो जोड़ो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जोड़ दो न्यूक्लियोफाइल, है ना। कीटीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो अपन को पता है कि सब कुछ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो ऑलरेडी अपन जानते हैं। कीटीन की जब भी रिएक्शन कराओगे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ जोड़ दो, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जोड़ दो, फाइनली प्रोडक्ट ये बनेगा RCH, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये C डबल बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल। कैसे होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल कटेगा, यहाँ पर होगा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा आगे, समझ में आ रहा है। यही चीज यहाँ पर होगा। तो डायरेक्ट में कर देता हूँ, ROH की बात करें तो इसमें क्या हो गया भाई, OR माइनस, ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल, H प्लस ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को तो कहाँ जोड़ना है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OR को कहाँ जोड़ना है, यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या है, OR, इसको तो यहाँ जोड़ दो, और H को कहाँ जोड़ दो, यहाँ पर। H को लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप कैसे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। देखिए इसको ऐसे लिख दो, ROC डबल बॉन्ड O, कितने कार्बन है आगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर बनेगा मेरे हिसाब से। अब सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ये भी आपकी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको केवल फोटोन से दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको वेपर फेज कंसिडर करोगे, समझ में आ रहा है ना। देखो ये अगर आपको केवल ये दे रखा है, ठीक है ना, तो आप जनरली क्या कंसिडर करोगे, वेपर फेज। देखो जनरली कंसिडर वेपर फेज, वेपर फेज आपको जनरली कंसिडर करना है। अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब बाकी इन सभी केस की यहाँ पर अपन बात करते हैं 1 बाय 1। ये कर लिया नोट, मिटा दो इसको। चलो कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक कि कौन कौन सी कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना आप क्या करना है। 1 बाय 1 सारे केस देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, अल्फा बॉन्ड के लिए जब किधर से कराओगे, जिधर से मोर स्टेबल रेडिकल्स बने यहाँ से करवाना है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इस कंडीशन में ये बनेगा, ये है यहाँ पर यहाँ क्या CH3 है ना, ये यहाँ पर CH3, ठीक है। ये रेडिकल ये आएगा, यहाँ पर रेडिकल्स आएगा ये, ठीक है। डायरेक्ट प्रोटॉन्स आपको दे रखा है, प्रोटॉन्स आपको दे रखा है, तो क्या करना है आपको, डिकार्बोनाइलेशन करना है, ठीक है, -CO। मतलब डायरेक्ट प्रोटॉन दे रखा है तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, वेपर फेज कंसिडर करोगे। डिकार्बोनाइलेशन होगा, CO बाहर निकलते, इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, तो इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, तो ये प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 है। समझ में आ रहा है। इसको आप कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो इसको, ये यहाँ पर बनेगा, क्लियर है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ये यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन दे रखी है। देखो ध्यान देना, लिक्विड फेज और वेपर फेज। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, हाँ ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या दे रखा है, CH3। देखो ये CH3 समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर ये हो गया। देखो ध्यान देना, 2 तरह की कंडीशन दे रखी है, लिक्विड फेज दे रखी, वेपर फेज दे रखी। पहले मैं यहाँ पर वेपर फेज ले लेता हूँ, पहले वेपर फेज ले लेता हूँ। देखो H न्यू वेपर फेज। देखो वेपर फेज का तो केस सीधा सीधा है कि आपको डिकार्बोनाइलेशन करना है, इसको यहाँ पर हटा दो, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, डायरेक्ट लिख दो। देखो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 मिथिल यहाँ पर आ गया। इस तरह से लिख देता हूँ पहले एज इट इज। देखो ये यहाँ पर 2 मिथिल आ जाएंगे, CH3। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर
ये इस तरह से आप कर दो, ये 2 मेथिल CH3 CH3। समझ में आ रहा है। दूसरा यहां पर दे रखा है देखो लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के क्या करो, लिक्विड फेज के केस में क्या करोगे, इसको तो हटा देता हूं। ये केस तो क्या भाई डीकार्बोनाइलेशन का ना, डीकार्बोनाइलेशन। अब लिक्विड फेज में क्या करो भाई, बाई रेडिकल यहां पर भी बन रहा है, लेकिन फाइनली यहाँ पर डीकार्बोनाइलेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी बनेगा तो पहले बाई रेडिकल से ही देखो ये, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है 2 मेथिल ग्रुप है CH3 यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल। अब देखो आपको लिक्विड फेज यहाँ पर दे रखी है, लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के केस में क्या होता है कि लिक्विड फेज के केस में डीकार्बोनाइलेशन केवल तभी होगा जब इधर और इधर दोनों तरफ हाईली स्टेबल फिर रेडिकल का फॉर्मेशन पॉसिबल हो। मतलब बेंजाइलिक हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। नॉर्मल केस में यहाँ पर डीकार्बोनाइलेशन, नॉर्मल केस में डीकार्बोनाइलेशन नहीं होगा लिक्विड फेज में। नॉर्मल केस में एल्किन बनेगी और एल्डिहाइड बनेगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन लेते हैं लिक्विड फेज, ये तो बॉन्ड तोड़ ही दिया, देखो लिक्विड फेज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एल्किन बनेगी। अब देखो ध्यान देना क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ का जा सकता है, यहाँ का जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ का हाइड्रोजन जाता है ये, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मोर स्टेबल रेडिकल का फॉर्म, मोर स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन होगा। मतलब आपको ऐसा करना है यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस पर क्या है 2 CH3 है, ये 2 CH3, ये यहाँ पर बनेगा। इसको आप कैसे भी अरेंज कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर H आई जाएगा, ये यहाँ पर H। अब इसको इस तरह से अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये 2 CH3 है, 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर यहाँ तक। तो वेपर फेज की बात करें तो यहाँ पर डीकार्बोनाइलेशन हुआ, जबकि लिक्विड फेज की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इस केस की बात कर लेते हैं। चलो इसको मिटा दो, नोट कर रखा है नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब देखो नेक्स्ट केस लेकर देख लेते हैं कि नेक्स्ट केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो जैसे ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है, सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आप एक एक केस को समझते हुए चलो। देखो ये PH, ये PH, ये PH, ये PH, समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या दे रखा है, फोटॉन्स, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, डीकार्बोनाइलेशन करना है, CO को बाहर निकाल दो, कुल मिलाकर ये बनेगा। देखो यहाँ पर 2 PH, इस कार्बन पे 2 PH, ठीक है। ये क्या हो गया, डीकार्बोनाइलेशन। अच्छा, अगर यहां पर सपोज कर इसी केस में अपन लिक्विड फेज भी ले लेते तो उस कंडीशन में भी डीकार्बोनाइलेशन ही होता। जैसे मान लो यहां पर ये ले लिया अपन ने, केवल फोटोन से ले लिया, यहां पर लिख देता हूं CO है ना, डीकार्बोनाइलेशन। यहां पर ये दे दिया केवल फोटोन से, या फिर यहां पर दे दिया फोटोन्स के साथ HNu, सॉरी यहां पर HNu के साथ वेपर फेज, वेपर फेज, तो डीकार्बोनाइलेशन हुआ। लेकिन अगर यहाँ फोटोन्स के साथ आप लिक्विड फेज भी दे देते, लिक्विड फेज या लिक्विड स्टेट, तो भी डीकार्बोनाइलेशन होता। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये देखो ध्यान देना, इसको अपन ने तोड़ा और इसको तोड़ा, दोनों को तोड़ दो आप, इधर और इधर। देखो दोनों को तोड़ने के बाद हाईली स्टेबल रेडिकल यहाँ पर बनेगा। ये पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ सीधा मैं, ये PH PH, ये PH PH। अब यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है इस केस में, देखो ध्यान देना, इधर से बॉन्ड तोड़ो, इधर से तोड़ो। यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर ये यहां पर 2 PH है, यहां पर भी 2 PH है। तो देखो ये यहां पर हो गया PH PH, ये रेडिकल। यहां पर देखिए PH, ये PH, ये रेडिकल। देखो ये हाईली स्टेबल है, बेंजाइलिक है ना, ये भी बेंजाइलिक है, तो ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल।
रेडिकल, ये इधर भी हाईली स्टेबल है दोनों तरफ से, हाईली स्टेबल रेडिकल एट बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर दोनों साइड में ही हाईली स्टेबल रेडिकल्स बन जाए तो उस कंडीशन में लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज लेने पर भी डिकार्बोनाइलेशन ही आपको करना है। तो यहाँ पर भी CO बाहर निकलेगा, डिकार्बोनाइलेशन होगा, ठीक है ना। सो इन लिक्विड स्टेट डिकार्बोनाइलेशन इज आल्सो टेक प्लेस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लिक्विड स्टेट में भी डिकार्बोनाइलेशन ही होगा। तो लिक्विड स्टेट में डिकार्बोनाइलेशन क्यों हो रहा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो वेपर फेज में तो डिकार्बोनाइलेशन होगा, इसे यहाँ पर लिक्विड में भी डिकार्बोनाइलेशन है, क्यों है मेरे हिसाब से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये वाले इसको मिटा दो, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं हम, पहले चलो इस वाले केस को ले लेते हैं, इस वाले को। देखो जैसे यहाँ पर हमने ये ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PH ये, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना होगा क्या, देखो समझना, H न्यू, ठीक है ना, यहाँ पर CO, देखो ध्यान देना समझना, दोनों तरफ रेडिकल्स बनाकर देख लेते हैं। बंदे को ध्यान देना, यहाँ पर दोनों तरफ अगर रेडिकल्स अपन बना देते हैं तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ये PH ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। लेकिन एक्चुअली क्या यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग है, देखो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर स्ट्रेन काफी ज्यादा होते ना, इसलिए 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग हो और उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग द्वारा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो आपको फिर स्टेबल कंपाउंड बनाना है, वहां पर रिएक्शन नहीं रोकनी। तो देखो ध्यान देना, एक्चुअली क्या होगा, देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग, देखो यहाँ पर हाई रिंग स्ट्रेन है, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, 4 मेंबर्ड रिंग है, हाई रिंग स्ट्रेन है, देखो सो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, सो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर कुल मिलाकर इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में, देखो ध्यान देना समझना, जैसे सबसे पहले ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड टूटने के बाद ये रेडिकल्स यहाँ पर बना, इस तरह से इसको कर देता हूँ मैं, देखो ये रेडिकल यहाँ पर बना PH ये रेडिकल, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी ये PH ये, हमको पता है इधर भी हाईली स्टेबल रेडिकल्स बन सकता है, इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और CO बाहर निकल जाएगा, माइनस CO, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये देखो ये PH रेडिकल, यहाँ पर ये PH रेडिकल। अब यहाँ पर क्या इन दोनों रेडिकल्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है भाई, यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता और ये नहीं बनती, ऐसा नहीं होगा, कुल मिलाकर ये नहीं बनेगी ये वाले, बल्कि यहाँ पर क्या होगा कि इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने से रेडिकल यहाँ पर आएगा, इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाएगा, रेडिकल ये आएगा, दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा PH। यहाँ पर भी देखो बॉन्ड क्लीवेज होने से रेडिकल यहाँ पर रेडिकल है ही से, तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, ऐसा नहीं हुआ बल्कि ऐसा हुआ, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा, ये ऐसा नहीं होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, इसको मिटा दो, कंप्लीट मिटा दो ना, कर लिया, नोट्स अभी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम लेकर देखते हैं, नेक्स्ट केस एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना, ये इसकी बात कर लेते हैं, जैसे ये केस यहाँ पर हमने लिया, देखो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ले लिया,
देखो ध्यान देना, सबसे पहले फोटोकेमिकल कंडीशंस में यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ये टूटेगा क्योंकि इधर अल्फा एच ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, ये रेडिकल्स यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर इस तरह से इसको बना देता है, ये रेडिकल्स, ये रेडिकल्स। देखिए यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है। अब देखो एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ से अपन ने हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग में बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा यहाँ पर मोर स्टेबल कंपाउंड्स बन सकता है, इसलिए यहाँ पर मोर स्टेबल कंपाउंड्स होगा, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। देखो ध्यान देना, 2 तरह की पॉसिबिलिटी क्या है। देखो यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ मैं, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर कर देता हूँ। देखो ध्यान देना, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ, इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, रेडिकल ये आएगा, रेडिकल यहाँ पर आएगा। अब यहाँ वाला रेडिकल और ये रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ जो रेडिकल आएगा और ये रेडिकल होगा, दोनों रेडिकल्स के बीच बॉन्ड बनेगा, रिंग क्लोज हो जाएगी। एक तो पॉसिबिलिटी ये, इसको मैं पाथ 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं बॉन्ड को तोड़कर आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पर इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। पहले मैं एज इट इज बना रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ रेडिकल है, यहाँ पर रेडिकल है। अब हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। बॉन्ड को तोड़ने से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो रेडिकल ही आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर रेडिकल होगा, यहाँ पर रेडिकल होगा। इस बॉन्ड को तोड़ दिया, रेडिकल ही आ गया, रेडिकल ही आ गया। अब इन दोनों रेडिकल्स के बीच तो अपने बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड ये वाला टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटे, ये इसको मैं बी कर देता हूँ। यहाँ पर तो भाई 1 कर दिया अपन ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर बी कर देता हूँ, ये बी, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, चलो पहले एज इट इज बना देते जैसा हमको दे रखा है वैसा। ये देखो यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है, तो एज इट इज है इसे। अब बॉन्ड ये वाला तोड़ा, ये वाला बॉन्ड टूटने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया, रेडिकल ही आएगा, रेडिकल ही आएगा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल। इन दोनों रेडिकल्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पर होगा। अब एक बार समझने की कोशिश करना, देखो यहाँ पर इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये जेड है, यहाँ पर इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये ई है। समझ में आ रहा है। तो अब देखो ध्यान देना, इन दोनों रेडिकल्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। चलो बनाकर देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो 9 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनेगी। देखो मैं इस तरह से बना देता हूँ, 9 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पर बनानी है। इस तरह से ये डबल बॉन्ड ओ। अब देखो क्या होगा समझना, देखो यहां से काउंट कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 6 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये 6 नंबर का कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये ठीक है ना। देखो इसकी स्टीरियो कौन सी जेड है, यहाँ पर इसकी जेड ही है। देखो सेम साइड में बॉन्डिंग हो रही है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो बनेगी तो वही 9 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना, 9 मेंबर्ड रिंग ही बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी स्टीरियो कौन सी है, ई है, तो मैं ई यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ। ये चलो पहले चेक कर लेंगे एक बार। देखो मैं यहाँ नंबरिंग अभी चेक कर लेते हैं पहले ना, सही बनाई नहीं बनाई देख लेते। देखो नंबरिंग में यहाँ करो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर 5 6 7 8 9, ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये 1, फिर ये 2 3 4, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो ये 5, काउंट करना 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4, फिर 5, और यहाँ पर देखते हैं अपन 1 2 3 4, यहाँ लगाते हैं इसको, यहाँ इधर से काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना,
1 2 3 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ये हो गया 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड बनाया है इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो देखो ध्यान देना कौन सी ई है, दोनों अपोजिट, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, अपोजिट साइड में है या नहीं है, ये हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख लो, इस कंडीशन में यहाँ पर जेड है, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है ना। पोजीशन में कंफ्यूज मत होना, आप यू काउंट मत करना, यू काउंट करोगे तो आपको सेम पोजीशन नजर आएगी, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर क्या है, ई है। अब 6 पोजीशन पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बनाओगे तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि हमको पता है सीधा सीधा कि चाहे आप इधर चलो चाहे इधर चलो दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको स्टीरियो का ध्यान रखना है, पोजीशंस का ध्यान रखना है, काउंटिंग आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड हो, इधर कोई ग्रुप वगैरह कहीं नहीं जड़ा, इसलिए चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो ये एक जैसा है, कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो बन गया ये जेड, यहाँ पर बन गया ई, तो कुल मिलाकर इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इसको मैं ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ए भी बनेगा और बी भी बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, मेरे हिसाब से अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसको मिटा दो, कंप्लीट मिटा दो ना। देखो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर इस केस की बात करें अपन, इस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये पी एच यहाँ पर ये PH और PH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। देखो H न्यू कुछ नहीं दे रखा तो वेपर फेज मानेंगे, वेपर फेज में क्या होगा, डिकार्बोनाइलेशन, डायरेक्ट इसको यहाँ से रिमूव कर दो, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, तो ये PH यहाँ पर ये हो जाएगा PH ओके ना। ये कार्बन दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, इस कार्बन पे 2 PH है और इस कार्बन पे 1 PH है, ये डिकार्बोनाइलेशन डायरेक्ट यहाँ पर आप करा दो, ठीक है। नेक्स्ट केस किसकी बात करें, चलो इसको भी देख लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर देखो ये ले लिया, यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, ये जैसा बन रहा है वैसा बना देते हैं। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से, और इस पर क्या है, यहाँ पर मेथिल है भाई, यहाँ पर मेथिल है, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होगा, समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना होगा क्या, देखो समझना, 1 बाय 1 चलते हैं, सिस्टमेटिक चलते हैं। देखो ध्यान देना, बॉन्ड अगर इधर का तोड़ते तो यहाँ पर सिंपल रेडिकल बनेगा 1 डिग्री, इधर का बॉन्ड तोड़ते तो रेडिकल्स यहाँ पर आएंगे, अल्फा एच की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर सबसे पहले अपन को करवाना है, पहले मैं एज इट इज बना रहा हूँ, फिर चेंज करूंगा इसमें। देखो इस तरह से ये यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर मेथिल, ठीक है ना। इस बॉन्ड को अपन ने तोड़ दिया, ये सी डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद रेडिकल्स कहाँ आया, यहाँ पर रेडिकल आया, यहाँ पर रेडिकल आया। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। डायरेक्ट वेपर फेज दे रखी है या कुछ और दे रखा है। देखो वेपर फेज के साथ यहाँ सॉरी यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आपको पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, पोलर सॉल्वेंट साथ में दे रखा है ना, ROH ये लिख देते हैं। ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। अब देखो पोलर सॉल्वेंट देते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, कीटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बता रखा है पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो फिर क्या करना है, कीटीन का फॉर्मेशन करना है। तो नेक्स्ट बॉन्ड ये तोड़ना है, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पर देख कीटीन बनेगी सबसे पहले। चलो बनाकर देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पर ये मेथिल है ही सही, इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये मेथिल, ठीक है ना। ये यहाँ पर मेथिल है ही सही, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो ही गया ये, ठीक है ना। अब इसकी बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, आप चेक करते रहना साथ में। देखो यहाँ पर क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर इसको इस तरह से कर देता हूँ मैं। चलो ये डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, एज इट इज कर दिया। देख लो आप, ध्यान देना, एक बार समझ लेना अच्छी तरह से, बिल्कुल सेम अपन ने बना दिया। यहाँ पर ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये केटेन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। देखो केटेन का जब फॉर्मेशन होगा तो केटेन के आगे रिएक्शन करवानी किससे, पोलर सॉल्वेंट से। इसकी बात करें तो इससे क्या बनेगा भाई, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ये ROH, ROH से क्या करना है, OR माइनस प्लस H प्लस, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ जोड़ना है, यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल सेम बना रहा हूँ मैं पहले। देखो ये यहाँ पर हो गया भाई, ये हो गया, यहाँ पर मेथिल है ही सही, ये यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर हाइड्रोजन आई किया, और यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ जाएगा इस जगह, तो हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OR, तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये, और डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा OR, और इस कार्बन पर क्या जुड़ेगा, ये OR हो गया, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या जुड़ गया OR, ये कहाँ पर गया, ये वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इस केस में प्रोडक्ट बनेगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। बॉन्ड ब्रेकिंग वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद अपन को पता है कि अब पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए केटिन बना दिया, फिर केटिन के आगे रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन हो जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कर लिया सभी ने नोट, मिटा दे इसको कंप्लीट। देखो अब नेक्स्ट केस की बात करनी है यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट केस अपन ने यहाँ पर ये लिया, देखो ये वाला, तो इसको मैं बना देता हूँ भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2 मेथिल, यहाँ पर 1 मेथिल, ये यहाँ पर 2 मेथिल, यहाँ पर 1 मेथिल, ये है। सबसे पहले तो अल्फा क्लीवेज करो। देखिए इधर से 1 डिग्री, इधर से अल्फा H बढ़ेंगे तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, अल्फा क्लीवेज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बनेगा ना। पहले मैं पूरा बना रहा हूँ, फिर इसमें बॉन्ड तोड़कर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया, ये 2 मेथिल, ये यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। देखो बॉन्ड ये वाला हमने तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद रेडिकल यहाँ पर आएगा, रेडिकल से यहाँ पर आएगा, ये रेडिकल्स हो गया, ये रेडिकल हो गया यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो एक तो पॉसिबिलिटी है, देखो आप इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच तो बॉन्ड बना नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड बनाओगे तो फिर सेम हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहां से आपने इसको तोड़ दे, क्योंकि हमको पता है कि वेपर फेज है, ये क्या है, वेपर फेज है। अगर वेपर फेज है तो डिकार्बोनाइलेशन तो करवाना है आपको। तो कुल मिलाकर इस बॉन्ड को तोड़ो और यहां से CO निकाल दो, ये ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, देखो पहले पूरा बनाते हैं अपन, फिर अपन इसको करके देखेंगे। ये यहाँ पर होगा, देखो ध्यान, पहले पूरा बना देते हैं एज इट इज, जैसा अपन को दे रखा है वैसा, फिर इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करके आपको बताएंगे। देखो ये, अब यहाँ से देखो बॉन्ड तोड़ दिया, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड तोड़ ही दिया पहले से ऑलरेडी, ये ठीक है ना। फिर इस बॉन्ड को भी तोड़ दिया, ये तो क्या हो गया, यहाँ पर रेडिकल है ही सही है, और दूसरा रेडिकल कहाँ पर आ गया, ये ठीक है ना। अब एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाए, मतलब ये पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ पर, पहले पूरा बना देता हूँ भाई, थोड़ा सा इजी रहेगा समझना अपने लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 2 मेथिल है, और ये यहाँ पर 1 मेथिल है। एक पॉसिबिलिटी तो देखो यहाँ से बॉन्ड टूट ही चुका था ये, और यहाँ पर ये बॉन्ड भी नहीं है, ये वाला भी, ठीक है ना। ये एज इट इज बना दे ये। अब एक्चुअली क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाए, मतलब ये यहाँ पर हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी तो ये, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाए इसका। अगर इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है
तो उस कंडीशन में एक्चुअली क्या होगा, रेडिकल ये आएगा, रेडिकल यहाँ पर है, इसे दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर होमोलैटिक बॉन्ड के लिए जो होता है रेडिकल ये आएगा, इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाए। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर हो सकता है, देखो ध्यान देना ये। और यहाँ पर देखो मैं पहले एज इट इज बना रहा हूँ इसको, ये अभी क्या है इस केस में एक्चुअली ये है, इन दोनों के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है, ये रेडिकल यहाँ पर है, रेडिकल यहाँ पर, ये यही ना। अब अपन ने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ते क्या होगा, रेडिकल यहाँ पर आएगा, रेडिकल यहाँ है सही, फिर इस बॉन्ड को तोड़ने से एक रेडिकल यहाँ भी आएगा। अब हमने क्या किया कि इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दे ये, फिर क्या किया, इस रेडिकल यहाँ पर ये रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दे ये समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको आप चाहे कैसे भी लिख दो, देखो ध्यान देना कैसे लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 IUPAC नेम लिख लो या कुछ भी लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ भी मिल सकता है, आपका IUPAC नेम ही दे रखा हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअली 6 कार्बन है, तो देखो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3, ठीक है ना, चेन में 6 कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया देखो ये CH2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। 1 2 3 4 यहाँ से काउंट कर लो, यहाँ से आप यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 नंबर के कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा, 2 नंबर के कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पर ये बनेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली यही मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट, ये थोड़ा बहुत बनेगा, ये एक्चुअली माइनर होगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पर एक्चुअली ये रिएक्शन होगी, ये आपको नहीं करवानी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके चांस बहुत कम है, मतलब होगी लेकिन बहुत कम, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, ये आपको करवाना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, देखो ध्यान देना, ब्रिज हेडेड कंपाउंड है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, डिकार्बोनाइलेशन तो होगा, इसे वेपर फेज है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा यहाँ पर ये हो गया कि इन दोनों के बीच बॉन्ड बनने से रिंग के अंदर स्ट्रेन आ रही थी, रिंग के अंदर स्ट्रेन आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर अपन इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दे तो उस कंडीशन में रिंग ओपन हो जाएगी, जो स्ट्रेन है हुई एक्चुअली यहाँ पर खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा देखने को आपको मिला है। समझ में आ गया, कोई डाउट है कि इसको मिटा दो, कंप्लीट मिटा दो ना। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस आपको ये दे रखा है, इस तरह से बना दे इसको, देखिए डबल बॉन्ड हो, ठीक है, वही फोटोकेमिकल कंडीशन ये, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, वेपर पेज या डिकार्बोनाइलेशन करा दो, आप डायरेक्ट दोनों को तोड़ दो एक साथ ही, माइनस से रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल से यहाँ पर, ठीक है ना, ये दोनों जगह रेडिकल। अब एक तो पॉसिबिलिटी कि इन दोनों रेडिकल्स के बीच बॉन्ड बन जाए, ये एक रिंग है, दूसरी रिंग भी 4 मेंबर्ड, एक तो ये, लेकिन ऐसा आपको नहीं कराना क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग है, रिंग स्ट्रेन यहाँ पर आएगी, रिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा, कुल मिलाकर इसका फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होने से यहाँ पर रेडिकल आएगा, दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, देखो ये इसमें करा के बताता हूँ। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से यहाँ पर रेडिकल आएगा, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर है, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो कुछ और भी पॉसिबिलिटीज आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको मिटा दो। ये सारे क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो गए होंगे, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पर सोल्व करके देखे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। देखो एक और भी केस यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे ध्यान देना, आप समझना। देखो जैसे एक तो ये केस हमने यहाँ पर लिया, C डबल बॉन्ड O CH3, अब दोनों तरफ यहाँ पर ले लिया,
देखो आपको डीकार्बोनाइलेशन करना है, फोटॉन्स डीकार्बोनाइलेशन, ये दोनों को एक साथ ही तोड़ दो आप तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को पता चलिए कि भाई एक बॉन्ड टूटेगा उसके बाद रेडिकल्स बनेगा, फिर आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी जो आपको पता है, ठीक है ना। आप तो यहाँ पर ये बना लो सीधा, ठीक है ना, ये CH3 ये CH3, ठीक है ना, यहाँ रेडिकल है यहाँ पर रेडिकल है। अब जब इन रेडिकल्स के बीच कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर इसमें रोटेशनशिप हो सकता है इसके दौरान, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, रोटेशन होगा तो देखो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। देखो ध्यान देना, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर सिस बन जाए CH3, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रांस बन जाए, इन दोनों से जो 5 मेंबर रिंग बनेगी वो ये ट्रांस प्रोडक्ट बन जाए, ये CH3 यहाँ पर CH3, ये ट्रांस प्रोडक्ट, ये सिस प्रोडक्ट। देखो सिस लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कि ग्रुप इसमें पास पास आ गया, जबकि ट्रांस में ग्रुप दूर दूर है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनता है जबकि सिस माइनर बनता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर होगा, और ये जो सिस है लेस स्टेबल प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब देखो अभी यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने नहीं दी, ये सिस भी हो सकता है या ट्रांस भी हो सकता है। कहने का मतलब चाहे आपको स्टीरियो दी जाए या नहीं दी जाए, सिस दे दे या ट्रांस दे दे, कुछ भी दे दे, प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे। प्रत्येक केस में ट्रांस ही मेजर बनेगा और सिस माइनर बनेगा। समझ में आ रहा है ना। कहने का सीधा सीधा मतलब ऐसे दे रखा है तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर आपको ऐसे दे रखा होता इस तरह से C डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पर वेज पर CH3, डैश पर CH3U, तब भी प्रोडक्ट सेम ही बनता है H, ये वही ट्रांस मेजर सिस माइनर। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे रखा होता इस तरह से C डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पर सिस आपको दे दिया, दोनों को वेज पे कर दो चाहे दोनों को डैश पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सिस। ठीक है, तब भी प्रोडक्ट यही बनेंगे H, यही बनेंगे। सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, यहाँ पर स्टीरियो नहीं दी, तो कुल मिलाकर चाहे स्टीरियो दे या चाहे नहीं दे, प्रत्येक केस में यहाँ पर प्रोडक्ट यही बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेडिकल्स होते हैं इनके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर फ्री रोटेशन से ये ग्रुप क्या है कि सेम प्लेन में भी रह सकता है, ये आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलो ये यू भी तो हो सकता है, ये यहाँ से रोटेशन हो जाए और ये CH3 इधर की जगह इधर आ जाए। ठीक है ना, तो कुल मिला के फ्री रोटेशन की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर दोनों तरह के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ट्रांस मेजर है, ट्रांस मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किस किस टाइप की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है क्या? नहीं क्लियर है यहाँ तक? चलो करो कंप्लीट नोट।